नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं बेताल घाट में शहीद खेमचंद्र डोरबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ तो एक बात और मैं जरूर कहता हूँ कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारा शारीरिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, संस्कारों के रूप में भी हमारा विकास होना चाहिए। और सच में पहला संस्कार देने का काम अगर कोई करता है तो माता पिता करते हैं, और इसमें माता पिता की भी बड़ी भूमिका होती है, जहाँ हमारे शिक्षक गणों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पहला संस्कार देने के बाद दूसरा संस्कार देने का काम हमारे विद्यालय के, महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षक गण है वो करते हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति की, मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार आमूलचूल सुधार कर रही है, और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर काम कर रहे हैं। अनेक तरीके से हम नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले कहीं लागू किया गया तो उत्तराखंड में लागू किया गया। आज उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना के अलावा महिला छात्रावास, आईटी लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश में नई भर्तियों के जरिए जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कमी को भी पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जो आप अलग अलग महाविद्यालयों में नियुक्त होकर शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जहां शिक्षकों की कमी है उस कमी को भी भरेंगे। इसके साथ ही हमने एक बड़ा काम और किया है। इस बार के आम बजट में शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए और साथ में खेलकूद के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार के बजट में 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे कि हमारी ये सब गतिविधियां और तेजी से आगे बढ़े। भाइयों बहनों, यहाँ बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ हमारी युवा तरुणाई मौजूद है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। आज ये प्रदेश के बहुत सारे युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि अपना स्टार्टअप खोलकर नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, और इस दिशा में सरकार भी उनका प्रोत्साहन कर रही है। इसी के लिए हम 2023 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति को लेकर आए हैं। ये नीति हमने लागू की है, जिससे कि कोई भी प्रतिभावान छात्र जिनके अंदर कौशल है, जिनके अंदर कुछ करने की लालसा है, वो पीछे न रहे हैं, उनको हर प्रकार से मदद मिले। आज हम उत्तराखंड के स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी हम मुहैया करा रहे हैं, उन्हें बेहतर माहौल भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने 1100 से भी ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता देते हुए और अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर जहां पर ट्रेनिंग होती है, वो सेंटर भी हमने स्थापित किए हैं। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि आज खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड के अनेक स्टार्टअप जो हमारे नौजवान सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं, वो उसको चलाने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी नीतियों और विकास के कार्यों के दम पर प्रदेश का समग्र विकास हो, ऐसा हमने सुनिश्चित कर रही है। आज एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख क्षेत्र हैं,
इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका मजबूत आधारभूत ढांचा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामा चौट पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन करती है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। देश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे और एक सख्त भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम अमल में लाएंगे। वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक को 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 4 दिनों में अभी तक ITDA की तरफ से यह पता नहीं लगाया जा सका है कि हमला किस स्तर पर कहां से किया गया था। इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को हुई। सरकारी हमले के चलते बंद किए गए सर्वर के बाद ट्रेजरी में भी 540 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। कई दिनों से कुछ समस्याएं हमारे तकनीकी समस्या हमारे उसमें वायरस के कारण आ गई थी और आज वो सुचारू रूप से शुरू हो गई है। कोषागार में भी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा और अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, दिन तक वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी कि हम देर शाम तक हमारे सभी विभाग जहाँ जहाँ ये दिक्कतें थी वो अपना काम प्रारंभ कर देंगे, यानी सभी इस प्रकार की जो दिक्कतें आई थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड में साइबर अटैक को 4 दिन पूरे हो चुका है। इन 4 दिनों में ये कह सकते हैं कि ITDA की तरफ से पूरे प्रयास यहाँ पर किए गए तो ये सरकार की सभी साइट्स को खोला जा सके, लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, साइबर अटैक हुआ, उससे सीधे तौर पर प्रभावित पूरा उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान ट्रेजरी को यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर 540 करोड़ से ज्यादा के भुगतान अभी भी लंबित पड़े हुए हैं क्योंकि साइट्स नहीं चल पा रही है, ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो 186 जो साइट्स सरकार की थी, विभिन्न विभागों की साइट थी, उसमें से ज्यादातर साइट्स को खोलने का काम यहाँ पर कर दिया गया है, यानी उस पर ट्रायल रन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसी साइट्स बाकी हैं, सरकार के विभाग कई ऐसी साइट्स बाकी है जिनका ट्रायल रन होना बाकी है। सरकार का दावा है, जो ITDA ने जो बात यहाँ पर कही है कि सभी सरकारी डेटा सुरक्षित है, लेकिन जिस प्रकार से साइबर अटैक हुआ है ऐसे में निकट भविष्य के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में अगर सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत नहीं किया गया तो फिर इस प्रकार के हमलों से उत्तराखंड राज्य और यहाँ पर खतरा नजर आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि ITDA ने अब अपने केंद्र की मदद से भी स्कैनिंग करने का कार्यक्रम था उसे करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये साइबर अटैक किस स्तर पर कहाँ से किया गया था। तो समझा जा सकता है कि और आवश्यकता है इस डाटा को सुरक्षित रखा जा सके, जो साइट्स है उन्हें और मजबूत बनाए जा सके। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को ISBT हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा अलग अलग लोगों को फोन कर लॉटरी और उपहार जीतने का लालच देकर उन्हें MMS भेजा जाता था और जैसे ही लोगों द्वारा दिए गए लिंक को क्लिक किया जाता, उनके अकाउंट की सारी डिटेल उन्हें मिल जाती और अकाउंट खाली किया जाता था।
फ्रॉड का मामला राजभवन में पंजीकृत हुआ था, जिसमें भूपेश कुमार जी उनके साथ एक लिंक भेजकर और लॉटरी जीतने का लिंक भेजा गया था और उस पर क्लिक करने के बाद इनको बताया था 50 लाख रुपए का ये लॉटरी जीत गया है और उसमें विभिन्न चार्जेस बताए गए थे। और उसके बाद जो फेक लिंक को क्लिक किया गया था तो इनके सारे अकाउंट्स वगैरह को एक तरह से कॉपी कर लिया गया था, जिसके बाद उनके अकाउंट से 20 लाख तत्काल ही निकल गए थे उसमें। इसके बाद जो हमारी टीम ने इस पर वर्क किया था तो इसमें 2 लोग को इसमें अभी मनी ट्रेल में इसमें अरेस्ट किया, जिनका अमन और ईशान नामक मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि वो एक साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में काम करते हैं और इसके आगे भी जो उनके लोग हैं गैंग के, वो उनको ऐसा लिंक बना कर भेजते हैं और वो अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं ये। इसके बाद उस अकाउंट के माध्यम से वो जो कॉपी आता है अकाउंट से उसके पैसे निकाल लेते हैं। वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सरकोर छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी के सड़कों की हालत बदहाल है। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं की जाती। इसकी वजह से डेंगू समेत कई बीमारियों के फैलने का डर लगातार बना रहता है। वहाँ से होकर के और ओल्ड मसूरी की रोड के पानी से वो पूरा बावड़ी में गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। वहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा राज्य सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस की तरफ से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की नसीहत राज्य सरकार को दी जाती रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कि माने तो सरकार के 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद की बधाई मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट अपना इस्तीफा दे चुके हैं और कार्डियोलॉजिस्ट पूरे प्रदेश में सरकार के पास बेहद कम है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी को नए 2 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शाबाशी दी गई है और कहा गया है कि अब हरिद्वार और टिहरी में भी मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। बट सरकार ये तो बताए कि स्पेशलिस्ट उनके साथ काम करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निजी सेक्टर में, निजी अस्पतालों में तो हम डॉक्टरों की भरमार देखते हैं, स्पेशलिस्टों की भरमार देखते हैं, विशेषज्ञों की भरमार देखते हैं, पर यहाँ देहरादून जो कि हमारी राजधानी है, अस्थायी राजधानी है, जहाँ सारे मंत्री संतरी हैं, वो तक दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को रोक नहीं पा रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट ने बीते रोज जो है इस्तीफा दे दिया और कार्डियोलॉजिस्ट पूरा एक है पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि सरकार 1.5 गुना सैलरी करने के बावजूद भी रोक क्यों नहीं पा रही है विशेषज्ञों को, और प्रसूताओं को जिस तरह से डांडी कांडी में लाया जा रहा है, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लाया जा रहा है। कल की ही घटना है कि 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके गर्भवती को सड़क तक लाया गया, और जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि डिलीवरी के समय पर जरूरत होती है, वो कितने सारे जिला अस्पतालों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आत्मावलोकन की जरूरत है सरकार को कि डुगडुगी पीटने से बेहतर, अपने कसीदे गढ़ने से बेहतर जो वस्तु स्थिति है उसको उसमें बदलाव लाएं तो बेहतर होगा। वहीं हल्द्वानी में रिंग रोड को लेकर लोक निर्माण विभाग ने लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। पीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड का सर्वे किया गया है, जिसमें लोगों से आपत्तियां मांगी गई है, जिसमें 181 आपत्ति दर्ज की गई है। जिसके बाद लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 45 मीटर चौड़ाई वाले सड़क अब 30 मीटर की चौड़ाई के आधार पर बनाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। हल्द्वानी रिंग रोड जो पेरिफेरल 4 लेन रिंग रोड का जनता की बेहद मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक घोषणा करी थी। उस घोषणा के तहत हम लोगों ने 2017-18 में इसकी फिजिबिलिटी तैयार कर ली थी और एक अलाइनमेंट इसमें फिक्स था, सैंक्शन था। उसके सेक्टर 1 में जो
लामा चौड़ से आरंभ होकर के गन्ना सेंटर तक था। इस पर जब हम लोग शासन के निर्देशों के अनुपालन में डिमार्केशन का काम कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट लाइनअप में है, पाइपलाइन में है, उसको सैंक्शन होना था, तो उसके लिए हमें एक इवैल्यूएशन करना था कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों के जमीन, मकान, कृषि भूमि इत्यादि आ रही हैं, तो उनका हमें एक इवैल्यूएशन करना था। उसके लिए हम लोगों ने डिमार्केशन का कार्य आरंभ किया था, परंतु जब हम लोगों ने निशान लगाए तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि शायद हम लोग वहां पर निर्माण करने वाले हैं, तो एक गलतफहमी हो गई और लोगों को हमने आरंभ करने से भी पहले जो सर्वे का कार्य कर रहे थे उसमें हमने अखबार में सभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी करी थी कि किसी भी व्यक्ति को जो भी प्रभावित हो रहे हैं वो अपना सुझाव, अपने आपत्तियां या अपना कुछ भी उनको कहना हो, भूमि आदि के पत्र देने हो, तो वो 13 सितंबर तक हमारे कार्यालय में दे सकते हैं। वहीं आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो वहीं आशुतोष भगवान महामृत्युंजय महादेव की पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ आशादेव भगवान का प्रतीक निशान को गाजे बाजे के साथ नवरात्र मंदिर पंडाल में जयकारों के साथ लगाया गया। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना मूल्य समय दे करके यहाँ पर आप आए हैं। यहाँ बधान मंडलांतर्गत सिमली ग्राम के पाटयोधार में श्री संजय बाबा जी के निवास स्थान पर माँ भगवती के नव दुर्गाओं का जो भव्य आयोजन किया गया है, उसके आज पंचमी तिथि के दिन शारदीय नवरात्र के जो पंचमी तिथि है, इसमें स्कंद माता का आज भव्य रूप से पूजन किया गया। आज प्रथम दिन से लेकर पंचमी तिथि तक सभी शैलपुत्री माता से प्रारंभ करके आज चौथी कुष्मांडा तक पूजन करके बाद आज स्कंद माता का पूजन हुआ। इस पंचमी तिथि पर ग्राम असीड़ से भूम्याल देवता श्री आशादेव रेवतेला जी को बड़े विधि विधान से बड़ी संख्या में लोगों ने उनको यहाँ स्वागत के लिए आकर के उनका स्वागत करके उनको सब जन समूह के साथ यहाँ पर लाए हैं। और मैं सभी क्षेत्रीय जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि श्री 108 संजू बाबा महाराज ने जो ये यहाँ पर भव्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है, आज पंचम दिन में असीर से असल दौड़ भी यहाँ पे स्वागत किया गया और मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के माता का आशीर्वाद लें, दोनों देवता का आशीर्वाद लें और हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम करें। संजू बाबा महाराज जी के द्वारा आयोजन शारदीय नवरात्र का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी महिलाओं ने और ग्रामवासियों ने भाग लिया है। सभी का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे और देवी माँ से यही अरदास प्रार्थना करते हैं कि सभी बढ़ चढ़कर आए और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत करती हूँ मैं अपना सिमली गांव में। हमारे यहाँ सभी दीदी लोग सभी आए हैं हमारे नवरात्र में। हमारे नवरात्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। वहाँ से हम अपना देवता लेके आए, अब भूमियाल देवता लेके आए। अभी हमारा देवता नचाए, दोनों देवता लाए। अभी हम थोड़ी देर में हमारे यहाँ पे देवता नाचेगा, तब सभी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी पे बने रहे। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना मूल्य समय दे करके यहाँ पर आप आए हैं। यहाँ बधान मंडलांतर्गत सिमली ग्राम के पाटयोधार में श्री संजय बाबा जी के निवास स्थान पर माँ भगवती के नव दुर्गाओं का जो भव्य आयोजन किया गया है, उसके आज पंचमी तिथि के दिन शारदीय नवरात्र के जो पंचमी तिथि है, इसमें स्कंद माता का आज भव्य रूप से पूजन किया गया। आज प्रथम दिन से लेकर पंचमी तिथि तक सभी शैलपुत्री माता से प्रारंभ करके आज चौथी कुष्मांडा तक पूजन करके बाद आज स्कंद माता का पूजन हुआ। इस पंचमी तिथि पर ग्राम असीड़ से भूम्याल देवता श्री आशादेव रेवतेला जी को बड़े विधि विधान से बड़ी संख्या में लोगों ने उनको यहाँ स्वागत के लिए आकर के उनका स्वागत करके उनको सब जन समूह के साथ यहाँ पर लाए हैं।
तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह द्वारा बताया गया है कि उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना सिविल लाइन कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रुड़की रोडवेज बस स्टेशन के पास से 3 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में हरिद्वार निवासी तस्कर शहजाद और आजाद ने बताया कि उन्होंने स्मैक बरेली से मंगवाई थी। एसटीएफ की एएनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आज़ाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। वही खबर जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से है, जहां देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार एक युवक ने अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थाना कुंडा क्षेत्र के मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाई थी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनू नाम का पेशेंट अपने पास लाया गया है, 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है और जब यहाँ आया हमने जांच करी, उसमें पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया। ये टीला गांव के रहने वाले हैं और अपनी सिस्टर के यहाँ से आ रहे थे। वापसी के टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ और ये रोड किनारे पाए गए। वही खबर रामनगर से है, जहां बाइक से अपने घर रामपुर जा रहे बाइक सवार मां और बेटे को पिरुमदारा क्षेत्र में डंपर वाहन चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों मां बेटे की एक और दर्दनाक मौत हो गई है, तो वही डंपर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान टांडा मल्लू के पूर्व प्रधान अब्दुल सवार ने बताया है कि रविवार की शाम ग्राम बहुपुरा जिला रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी फैजान अपनी मां के साथ बाइक से ग्राम टांडा मल्लू में अपने ताऊ के यहां आया था। सुबह दोनों ही मां बेटे बाइक से रामपुर के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच पिरुमदारा के पास अज्ञात डंपर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामनगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहीं चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनू नाम का पेशेंट अपने पास लाया गया है, 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है और जब यहाँ आया हमने जांच करी, उसमें पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया। ये टीला गांव के रहने वाले हैं और अपनी सिस्टर के यहाँ से आ रहे थे। मैं रामदत्त जोशी कंबाइंड हॉस्पिटल में ईएमओ पोस्ट पर हूँ। 2 केसों की खबर आई थी कि एक आरटीए के पेशेंट आ रखे हैं जो कि पिरुमदारा साइड पर हुए हैं, जो 108 की एम्बुलेंस हमारे पास लेकर आई थी। अब जैसे कि जब जी पेशेंट हमारे पास दोनों आए हैं तो ये ब्रॉड डेड आए थे, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद पेशेंटों को फिर हमने अपने इमरजेंसी वार्ड में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद पेशेंट को फिर शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद देखा गया कि दोनों पेशेंटों मतलब लगभग डेड ही हो चुके हैं। फिर जैसे कि बताया जा रहा है कि इनका पिरुमदारा के आसपास ही आरटीए हुआ है, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी गाड़ी वगैरह ने इनको मारा है। तब यहाँ पर लाया गया है तो पेशेंटों के जैसे चोटें वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी पेशेंट के पैर में खुली चोटें भी हैं, इसमें से एक मेल है एक फीमेल है। फैजान और उसकी माँ जैनब ये भावपुरा रामपुर के स्थायी निवासी रहने वाले हैं। ये कल जो है टांडा मल्लू ग्राम पंचायत टांडा मल्लू अपने ताऊ जी के यहाँ मेहमानदारी करने के लिए आए थे। रात ये रुके, सुबह जो है ये उठने के बाद ये सीधा घर जा रहे थे अपने भावपुरा। पिरुमदारा के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। हाथ दोनों की मौके भी डेथ हो गई। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।